चलो ढूंढो उसे, ढूंढो। मिला क्या चोर? नहीं मिला। मिला? नहीं मिला। ढूंढो उसे, बच के निकलना नहीं चाहिए हमारी शोर से। हाँ चलो चलो चलो। ज्योति की बेटी, चलो चल के देखते हैं, आओ। भावेश, ज्योति। दोनों को गोली मारी गई है। गोली शरीर के आर पार हो गई है। हाँ सर, मतलब गोली काफी नजदीक से मारी गई। हो सकता है 2.2 बुलेट की शेल है ये। मिशन देखो घर में कुछ और मिलता है क्या? तुमने इन दोनों का खून किया और बच्चा लेके भाग रहे थे ऐसे? साहब, मैंने इनका खून नहीं किया, मुझे गन भी चलाने नहीं आती। मैं 2 दिन से भूखा था साहब। सुबह एक घर से खाना चुराया था, लेकिन भीड़ मेरे पीछे पड़ गई, तो भीड़ से बचने के लिए इस घर में छुप गया था साहब। इसकी तलाशी ली? हाँ सर, मगर गन नहीं मिली। आप लोगों ने यहाँ गोली चलने की आवाज सुनी थी? नहीं सर, नहीं। बच्चा चुरा के क्यों भाग रहे थे तुम? साहब, भीड़ से भागते हुए चुराया हुआ खाना फेंक दिया था। घर में इनको मरा पड़ा देखा और बच्चे इनके पास रो रहे थे। फिर मैंने सोचा बच्ची को बेचेंगे तो पैसा मिल जाएगा साहब, बस कुछ नहीं। साहब, ये झूठ बोल रहा है, इसी ने खून किया है। इसे हमारे हवाले कर दीजिए, हम इसे सबक सिखाएंगे। हमारे हवाले कर दीजिए, हम इसे सबक सिखाएंगे। नहीं साहब, नहीं, ये लोग मुझे मार डालेंगे साहब। नहीं, मुझे माफ कर दो साहब। तुमने बच्चा चुराने की जो गलत हरकत की है ना, इसकी सजा तो यही है कि मैं तुम्हें इन लोगों को, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगा। कोई इसे हाथ नहीं लगाएगा। इसकी किए की सजा इसे कानून देगा। हाँ, लेकिन कुछ मिला? ऋषि नाम के एक बच्चे का मेडिकल रिपोर्ट मिला है, तबीयत काफी खराब है। ऋषि? हाँ सर, 10 साल का है। भावेश,
सर। हाँ रोशन। सर, ये 3 चाय के कप मिले, इसमें से 2 कप भावेश और ज्योति के हो सकते, और ये तीसरा कप किसी मन्नू का हो सकता है, क्योंकि ये जो टिफिन है इस पे भावेश का नाम लिखा है, लेकिन इस टिफिन पे मन्नू का नाम लिखा है। मन्नू बच्चे को रोने क्या? ये ऋषि कौन है? भावेश और ज्योति का बड़ा बेटा है सर। कितने बच्चे हैं उनके? सर भावेश और ज्योति के 2 बच्चे हैं। ऋषि 10 साल का बेटा जो हॉस्पिटल में भर्ती है, और ये बेटी रानी। सिर्फ 2 बच्चे? हाँ सर। क्यों? तो फिर ये बच्चा किसका है? सर पता नहीं ये कौन है। सर भावेश और ज्योति 6 महीने पहले यहाँ रहने आए थे, तब ऋषि और रानी ही उनके साथ थे। तो ये बच्चा कहाँ से आया? अच्छा, ये बच्चा चाल में से किसी का तो नहीं? नहीं सर, नहीं सर। ये क्या चक्कर है? कोई और इनके साथ रहता है इनके परिवार में? सर ज्योति की एक बहन है मधु, वो आती थी यहाँ पर। आप लोग किसी मन्नू नाम के आदमी को जानते हैं? मन्नू? नहीं साहब, इस नाम का कोई भी आदमी इस चाल में नहीं रहता। अच्छा, ये भावेश काम कहाँ करता था? सर दिहाड़ी का मजदूर था भावेश। रोज काम के लिए चौराहे पे खड़ा रहता था, जहाँ भी काम मिल जाता वहीं चला जाता। सर, कहीं है मन्नू भावेश के साथ तो काम नहीं करता था। सर, ये बच्चा कौन है ये कैसे पता चलेगा? दुष्यंत, एक काम करो, पता करो किसी बच्चे की मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखवाई गई है क्या, और पूर्वी भावेश और ज्योति के घर वालों को कांटेक्ट करो। डॉक्टर साहब, हम CID से। हेलो सर। हेलो, ऋषि यही है? हाँ सर, यही है। क्या हुआ सर? हम लोग इससे बात कर सकते हैं? नहीं सर, ये बात करने की हालत में नहीं है। ऐसा क्या हुआ इस बच्चे को? सर, इसे किडनी की प्रॉब्लम है। क्या बात है सर, आप लोग यहाँ कोई प्रॉब्लम? एक्चुअली ऋषि के माँ बाप अब नहीं रहे। क्या? माय गॉड, इसलिए इसके इलाज के लिए आज कोई रकम जमा करने नहीं आया। क्या मतलब? इलाज के लिए रकम? हाँ सर, एक्चुअली ऋषि का आज एक ऑपरेशन होने वाला था। इसके घर वाले आज 10 लाख रुपए जमा करने वाले थे। 10 लाख? ये वो लोग 10 लाख रुपए कैसे जमा कर पाते हैं? सर देखिए, 1 महीना पहले भी ऋषि का ऑपरेशन हो चुका था, तो तब भी उन्होंने 10 लाख रुपए जमा कर दिए थे। क्या? और सर, इस ऑपरेशन के लिए भी उन्होंने पैसों का इंतजाम कर दिया था। मैं उन्हीं का वेट कर रहा था। सर, आज मुझे इसे किसी भी हालत में ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना इसकी जान को खतरा है सर। डॉक्टर साहब, आप ये ऑपरेशन शुरू करिए, पैसों का इंतजाम हम लोग करेंगे। ठीक है सर, आप कहते हैं तो हम ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। ओके सर। घबराओ मत ऋषि, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सर, एक बात समझ में नहीं आई कि भावेश के पास इतने सारे पैसे आए कहां से? वही तो। 20 लाख। अगर 20 लाख उनके पास थे तो बाकी के 10 लाख कहाँ गए? घर पे तो पैसे मिले नहीं।
चुप हो जा बेटा, क्यों इतना रो रही है? किसने तेरे को परेशान किया? अरे बेटा प्लीज रोना बंद हो जा प्लीज। देख अगर तू रोना बंद नहीं करेगी ना तो फिर मैं रोना चालू हो जाऊंगा। अरे सर इसका कुछ करो ना सर, प्लीज इसको चुप कराओ ना। अबे पंकज, ये दोनों तो रोने का कंपटीशन कर रहे हैं। आपने इतने साल से शादी कर रखी है, आपको समझ में नहीं आता? बीवी ने कुछ सिखाया नहीं आपको बच्चों को कैसे हैंडल करना है? पंकज, यही तो ट्रेजेडी है मेरे लाइफ की। मेरी बीवी तो हमेशा मुझे ही रुलाती रहती है, ये नहीं किया वो नहीं किया, तुम्हें चाय बनाने नहीं आती, कितना कम पैसा कमाते हो, हमेशा डांटती रहती है। चुप रहना तो एसीपी साहब ने सिखाया है। कैसे? मैं कोशिश करता हूँ। एसीपी साहब आएंगे, दूध मलाई लाएंगे, मुन्ने को खिलाएंगे, मुन्ना खूब खाएगा, चुप हो जाएगा। चुप हो गया। सर ये बहुत रो रही है सर, इसको भी चुप कराओ ना प्लीज। अबे नहीं, मेरी आवाज से ये वापस जाग जाएगा। तू एक काम कर, उस कोने में जा, एसीपी साहब का नाम लेके और कुछ भी गा ले। क्या गाँव मेरे समझ में नहीं आ रहा है। गांव से 20-20 कोस दूर जब भी कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा सो जा वरना एसीपी सर आ जाएंगे। तुम क्यों रो रहे हो? बच्चा। अरे सर परेशान कर दिया बच्चों ने। सर मैं रोता हूं ना तो चुप हो जाती है। हे भगवान। पंकज, जो बच्चों को संभालेगा वो दुनिया में किसी को भी संभाल सकता है, समझे? फ्रेडी को देखो। सर ऋषि के इलाज के लिए हमारे डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर सबने मदद करने के लिए बोला है सर। पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। 10 लाख तो यूं इकट्ठे हो जाएंगे फिर। मगर सर इस बच्चे की गायब होने की कहीं कोई रिपोर्ट लिखवाई नहीं गई है। कहीं ये बच्चा भावेश और ज्योति का ही तो नहीं हो सकता? पड़ोसियों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। सालुंखे का। हाँ सालुंखे बता। अच्छा तो ठीक है, ये बच्चा भावेश ज्योति का नहीं है। सालुंखे कह रहा है कि डीएनए मैच नहीं हो रहा। तो फिर ये बच्चा है कौन सा और भावेश के घर में कैसे पहुंचा सर? कहीं ऐसा तो नहीं अभिजीत कि भावेश ज्योति ने अपने बच्चे के ऑपरेशन के पैसे के लिए तो बच्चे को अगवा कर लिया? सर पता करना पड़ेगा कि ये बच्चा कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुआ है, वहां से शायद इसके माँ बाप के बारे में कुछ पता कर सकते हैं। हाँ सर बच्ची का नाम तो पता है रानी, बच्चे का नाम रखना पड़ेगा सर कुछ तो। अच्छा नाम आ रहा है दिमाग में। क्या सर? पार्थ। हाँ पार्थ तो बहुत अच्छा नाम है ना? पार्थ। फ्रेडी, तुम्हारा बच्चा क्यों रो रहा है? अरे सर, आपने इसका नाम लिया और ये रो पड़ा। मैंने इसे कहा था कि आप दूध मलाई लाएंगे। दूध मलाई? अब मेरे लिए नहीं सर, इसके लिए। रेडी सर, मैं ले आई। अरे पूर्वी, अच्छा किया तुमने। बच्चे को गोद में खिला खिला के मेरे पसीने छूट गए। लाइए मैं देखती हूँ। ले 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 ले। सर, आपको पसीना नहीं आया, बच्चे ने सूसू किया है। अरे बेटा, गोद में खिलाने का अच्छा तोहफा दिया तूने। पूर्वी, बच्चे के नापी बदल दो और फ्रेडी तुम अपने कपड़े बदल लो। ले 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 ले, ये ले। चाहो तो नहा भी सकते हो। डायपर चेंज करके आता हूँ। डायपर? हाँ। मैं
सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे। निंदिया के उड़ते पाखी अखियों में आ जा साथी रे। रारी रारूं ओ रारी रूं, रारी रारूं ओ रारी रूं। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे। ये तो मन्नू का डब्बा है, नाम भी लिखा है उसका। आपकी साइड पर छूट गया था क्या? नहीं, मन्नू ने जहाँ खून किया था वहाँ छूट गया था। मन्नू ने खून किया था? नहीं नहीं साहब। भावेश और उसकी पत्नी का खून हो गया और ये मन्नू उस वक्त उनके घर में था। हे भगवान, इसलिए भावेश आज काम पर नहीं आया। और मन्नू वो आज आया था काम पर? नहीं साहब, वो तो और 2-3 दिन नहीं आएगा। क्यों, क्या हुआ उसे? हुआ तो कुछ भी नहीं, पर वो कल गांव चला गया। कब? कल दोपहर में मिला था मुझे। नहीं यार, मैं जल्दी में हूँ, मुझे गांव जाना है, जरूरी काम है, मैं जरूरी मिलता हूँ। अरे सुन तो ले। हाँ अच्छा। अरे नहीं सुन। मन्नू बाद में पछताएगा। इस मन्नू का गांव कहाँ है? सोलापुर, चरौली गांव। ये फेडी अंकल और पंकज अंकल बहुत परेशान कर रहे हैं। सर, रजिस्ट्रेशन ऑफिस से 5-6 महीने पहले का रिकॉर्ड मिल गया है। अप्रैल मई में करीब 7,946 बच्चे पैदा हुए थे, जिसमें से 3,902 बच्चे तो लड़के हैं सर। और उनके परिवार वाले? सर सारे बच्चे परिवार वालों के साथ हैं, सिवाय एक बच्चे के। वो क्यों? सर एक पिछले महीने उस बच्चे के माता पिता कार एक्सीडेंट में मारे गए। उसकी दादी थी, उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा है, और बच्चा भी गायब है। बच्चा भी गायब है, दादी भी गायब है। अभिजीत, कि ये हमारा ये बच्चा तो नहीं है, उस दादी का पोता? पता लगाना पड़ेगा इस दादी का, कहाँ है, किस हालत में है ये दादी। बेटा दिन भर काम काम काम, इतना काम किसके लिए करते हैं? हाँ, सिर्फ 4 लोग तो है घर में, तुम, तुम्हारी बीवी, तुम्हारा बच्चा और मैं। और भगवान की दया से बहुत कुछ है हमारे पास। जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है बेटा, और पैसे से जो मिलता है सब कुछ है हमारे घर में। लेकिन खुशी नहीं है, खुशी नहीं है बेटा। जा देख आईने में अपना चेहरा देख, कितना मुरझा गया है तू। और एक माँ बच्चे का मुरझाया हुआ चेहरा नहीं देख सकती। अले रो मत रे मेरा बच्चा। ये देख तेरा बच्चा, मेरा एक लौता पोता, इस घर का एक लौता वारिस। लेकिन टाइम है तुम्हारे पास इसके लिए? है टाइम? एक दिन ये भी मुरझा जाएगा, और उस दिन तू बहुत पछताएगा, देख ले, बहुत पछताएगा। लेकिन तुझे इसकी जरा भी फिक्र नहीं है ना? ठीक है, जा तू मुंह हाथ धो ले और थोड़ा आराम कर ले। हाँ, तब तक मैं तेरे बच्चे से खेलती हूँ। और ले लो लला रहे, क्यों रो रहा है बच्चा? अरे दूध चाहिए, दूध, भूख लगा है, दूध पिएगा? दादी दूध पिलाती, दादी दूध पिलाती। इतने बड़े दुख की बात है ना, इन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। सच, अपना बेटा, बहू और अपना पोता भी एक ही झटके में सब खत्म हो।
अरे दूध नहीं पिएगा, बाप की तरह भूखा रहेगा। हाँ ठीक है, मैं तुझे सुलाती। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बताशा, मेरा पोता करे तमाशा। चारोली गाँव तो यही है। लोगों से पूछते हैं मनु का घर कौन सा है। भाई साहब, ये रास्ता मनु के घर की तरफ जाता है। मनु साहब, वो रहा मनु। खूनी कितना भी भाग क्यों न ले मनु, ये दुनिया उसके लिए छोटी पड़ी जाती है। आइए सर, सावित्री देवी की दिमागी हालत बहुत खराब है। वो हमेशा खोई खोई रहती है, कभी तो खूब हंसती है और कभी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है। डॉक्टर्स को दिखाया आपने? दिखाया सर, डॉक्टर ने कहा कि उन्हें कोई बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। आइए सर, आइए। सर, ये रही सावित्री देवी। सावित्री जी, मेरा लाल सो रहा है। मेरे से बात करना। वैसे आप कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ, भली चंगी हूँ, लेकिन तुम कौन हो भाई? हम लोग आपके दोस्त हैं। मेरे दोस्त? तुम कब से मेरे दोस्त बने? हाँ, अब अभी आपको देखा और दोस्ती हो गई। सच्ची? और ये सब कौन है? जी, हम सब भी आपके दोस्त हैं। बहुत अच्छा। सावित्री जी, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। थोड़ा ये यहाँ तो ये सो रहा है ना, डिस्टर्ब होगा, इधर आ सकते हैं? साहब, ना तो मैंने भावेश और उसकी बेबी को मारा है और ना ही मुझे उन 10 लाख रुपए के बारे में कुछ पता है। झूठ बोल रहा है तू मनु। तू भावेश के घर गया और वहां तूने उसका खून किया। उसके बाद तूने 10 लाख रुपए चुराए और इसी दौरान तेरा खाने का टिफिन वहां छूट गया। खून तूने किया मनु, पैसों की लालच में। नहीं साहब, मैं मानता हूँ कल रात मैं उसके घर गया था। वो मेरा जिगरी दोस्त था साहब। कल रात मैंने उसके साथ चाय भी पी थी, लेकिन गलती से मैं उसके घर अपना टिफिन भूल गया था साहब। रास्ते में मुझे याद आया, मैं तुरंत उसके घर टिफिन लेने गया। मैं जैसे उसके घर के बाहर पहुंचा, अंदर से चीखने की आवाजें आ रही थी। खिड़की से झांक कर अंदर देखा तो अंदर एक आदमी भावेश और उसकी बीवी के सामने बंदूक तान कर खड़ा था और फिर उसने गोली चला दी और फिर डर के मारे मेरी चीख निकल गई साहब। मुझे लगा उस आदमी ने मुझे देख लिया, कहीं वो मुझे भी ना मार दे, इसीलिए मैं शहर से भाग कर यहाँ आ गया साहब। तुमने उस आदमी का चेहरा देखा था? नहीं साहब, उसकी पीठ मेरी तरफ थी, इसलिए मैं उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाया।
इतना बड़ा हादसा हो गया मनु, और तूने सीआईडी को बताना जरूरी नहीं समझा। जानता है ना, ये भी एक बहुत बड़ा जुर्म है। ब्यूरो ले चलो इसे। वो आपका पोता हमारे पास है। मेरा पोता तो यहाँ सो रहा है ना? झूठी खबर। सावित्री जी, हम इसकी बात नहीं कर रहे। ये तो खिलौना है। आपके असली पोते की बात कर रहे हैं। जी हाँ, आपके बेटे का बेटा। याद है आपको? सावित्री जी, आपको अपना बेटा याद है ना? आपका बेटा, आपकी बहू, उनका बच्चा जो अब 6 महीने का हो गया है। याद आया? सावित्री, याद करो। ये लोग उसकी बात कर रहे हैं जैसे तुम कलेजे का टुकड़ा कहकर याद किया करती हो। तुम्हारा लाडला, तुम्हारा पोता। सावित्री, याद करो। हाँ सावित्री, कुछ याद आया? तुमने कहा था ना कि वो तुम्हारे बुढ़ापे की लाठी है, तुम्हारे घर का उजाला है। याद करो, याद करो सावित्री। वो हमारे पास है। हम बहुत जल्द आपसे मिलवाएंगे। आप समझ रही है ना सावित्री जी? कोई फायदा नहीं है सर, वो आपको कुछ बता नहीं पाएंगे। देखिए, हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि सावित्री जी के साथ ऐसा क्यों हुआ और इनके पोते का क्या हुआ। इसको तो शायद अगवा कर लिया गया था। इन पे 20 लाख रुपए भी मांगे गए थे, लेकिन इनके परिवार में तो कोई भी नहीं है। इनके बहू और बेटे की दोनों की एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। घर भी बिक चुका है। ये खुद इस सदमे से अभी तक बाहर नहीं निकली है। बहुत बुरा हाल है इनका। थैंक यू वेरी मच। हमारा शक सही निकला। आवेश और ज्योति ने इनके पोते को किडनैप किया 20 लाख रुपए के लिए, ताकि उन पैसों से वो अपने बेटे ऋषि का इलाज करवा सके। हाँ सर, लेकिन सर ये 10 लाख रुपए कहाँ गए? कौन ले गए ये पैसे? और फिर भावेश और ज्योति का खून किसने किया? रानी बिटिया, अब अपने घर चली जाओगी? उनको छोड़कर जाओगी? इसकी बहुत याद आएगी सर, और इसके बिना ये बात भी अकेला पड़ जाएगा। हाँ, बहुत कम दिनों में घुल मिल गई एकदम। कोई बात नहीं, हम लोग मिलने जाएंगे इससे, इसके फ्रेडी अंकल और पंकज अंकल को साथ में लेके। अरे साहब, किसने मारा मेरे बहन भाई को? मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। आप लोग उसका नाम बताइए, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। चुप, शांत हो जाइए। खूनी को हम ढूंढ रहे हैं, आप शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाओ सर? मैंने तो सोचा था कि अब तक आप लोगों ने खूनी को ढूंढ लिया होगा, पर आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया क्यों है? देखिए, इस रानी बच्ची को आपको सौंपने के लिए यहाँ पर हमने बुलाया। क्यों? मैं क्या करूंगी इसका? अरे बच्चे के माँ बाप मर चुके हैं, आप इसकी मौसी है, ये भतीजी है आपकी, और आपके अलावा कौन सहारा है इसका? अरे काहे की मौसी और काहे की भतीजी? मैं सिर्फ ऋषि की मौसी हूँ, जो उनका सगा बेटा है और अब अस्पताल में अनाथ पड़ा है। और ये रानी? वो भावेश के बहन की बेटी है, जो उसे जन्म देते ही मर गई थी। तो पाल रहे थे भावेश और ज्योति से। भावेश की बहन की बेटी? हाँ जी। तो फिर इस बच्ची के आप रिश्तेदार हो, आपसे बेहतर कौन संभाल सकता है इस बच्ची को? अरे सर, आजकल महंगाई के जमाने में अपने बच्चों को पालना पोसना बहुत मुश्किल है। इन्हें कैसे पालूं मैं?
आप कहीं कोई बहाना तो नहीं बना रही ताकि बच्ची को ना ले जाना पड़े? देखिए साहब, झूठ बोले कौवा काटे। अगर आप लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं है तो ग्रीन रूट अस्पताल में जाके पता कर लीजिए। 26 अप्रैल को ये पैदा हुई थी वहां पे। एक मिनट 26 अप्रैल को 26 अप्रैल को उसी हॉस्पिटल में, ग्रीन रूट हॉस्पिटल में पार्थ भी तो पैदा हुआ था 6 महीने पहले। हैं? ये कौन है? नहीं कुछ नहीं, वो आपके मतलब की बात नहीं है। देखिए सर, आप लोग बार बार मुझे यहाँ बुला के तंग मत कीजिए। अब आप देख लीजिए इन बच्चों का क्या करना है। मैं चलती हूँ। कमाल है सर, कैसे कैसे लोग हैं सर ये, बिना स्वाद के कोई काम ही नहीं करता। यही सच्चाई है दया, यही सच्चाई है। सर, ये कैसे संयोग है? ये दोनों बच्चे एक ही दिन एक ही हॉस्पिटल में पैदा हुए। एक ही दिन एक ही हॉस्पिटल में दोनों बच्चे पैदा हुए। जरूर उस तारीख को उस हॉस्पिटल में कुछ न कुछ तो हुआ था। क्या हुआ होगा पता लगाना पड़ेगा। ग्रीन रूट हॉस्पिटल। इसी साल अप्रैल 26 तारीख को कांता और पूजा नाम की 2 औरतों ने बच्चों को जन्म दिया था इस हॉस्पिटल में। हमें उनकी पूरी डिटेल चाहिए। क्या बात है सर? उनमें से एक बच्चा किडनैप हो गया। 1 मिनट सर। हाँ सर, कांता ने एक लड़की को जन्म दिया था और पूजा को लड़का हुआ था। पूजा मिस्टर अनुज की वाइफ है और कांता के पति का नाम नहीं है। मिस्टर भावेश उनके गार्जियन हैं। ये दोनों परिवार एक दूसरे को जानते थे? नहीं सर, एक की डिलीवरी जेंडर वार्ड में हुई थी और दूसरी की डीलक्स में। ठीक है, थैंक यू। सर, मैं आपको उन बच्चों के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जी कहिए। वो दोनों डिलीवरी डॉक्टर सुमित और नर्स मधु ने की थी। सर, जब मैं उनके कमरे में गई तो डॉक्टर सुमित और नर्स मधु आपस में कुछ बात कर रहे थे। मुझे देखते ही वो दोनों चुप हो गए। भावेश ज्योति और बच्चे के बारे में बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे वो मैंने सुना नहीं। जी, डॉक्टर सुमित और नर्स मधु कहाँ हैं? डॉक्टर सुमित तो विदेश चले गए और मधु ने आज छुट्टी ले रखी है। ये मधु कहाँ रहती है? कौन हो तुम? हाँ? कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन हो तुम? बचा, मुझे छोड़ दो। बस दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? क्या हुआ? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। बस बस।
को अगवा करने में मेरा कोई हाथ नहीं है। 6 महीने पहले मैंने सिर्फ उनकी अदला बदली की थी जब वो दोनों पैदा हुए थे ग्रीन रूट हॉस्पिटल में। बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। क्यों की थी अदला बदली? हाँ? भावेश ने मुझे कहा था कि उसकी बहन के बेटे को एक अमीर औरत की बेटी से बदल देना और कहा था कि किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। उसके लिए अमीर लोगों ने मुझे पैसे भी दिलाए थे। एक मिनट। भावेश की बहन को तो बेटी हुई थी ना, वो रानी? नहीं सर, उसे बेटा हुआ था और उस अमीर औरत को बेटी हुई थी। उस अमीर परिवार को वारिस चाहिए था। उसके लिए भावेश की बहन के बेटे को वो अपना बेटा बनाकर ले गए। भावेश की बहन मर गई और भावेश अमीर घर की बेटी को अपने साथ ले गया? जी सर। अमीर घर के लोगों को चाहिए था वारिस, एक लड़का, और भावेश को अपने बेटे ऋषि का इलाज करने के लिए चाहिए था पैसा, 20 लाख रुपए। दोनों ने बच्चों की अदला बदली की और अपना स्वार्थ पूरा कर लिया। और ये धनीराम, इससे क्या दुश्मनी है तुम्हारी? पता नहीं सर, मैं तो इसे जानती भी नहीं। क्यों धनीराम? भावेश और ज्योति को मार के उनके 10 लाख रुपए लूट लिए तुमने। अब इससे क्या चाहते हो? हा? सर, मैं तो बस इसका मुंह बंद करना चाहता था ताकि ये बच्चों के हेरा फेरी के बारे में हम लोग कुछ न बता सके। क्यों? सर, मैं उस अमीर परिवार के घर में नौकरी करता था सर। उनकी मौत के बाद भावेश की बहन का बेटा मेरे पास आ गया सर। मैं उस बच्चे को लेकर भावेश के पास गया ताकि बच्चा उसे लौटा दूं और उसे 20 लाख रुपए ले लूं साहब। लेकिन साहब वो भावेश बच्चा लेने को तैयार ही नहीं था साहब, और ना ही मुझे 20 लाख रुपए देना चाहता था। बल्कि वो दोनों पति पत्नी मुझे धमकी देने लगे, कहने लगे कि हम सारी सच्चाई पूरी दुनिया को बता देंगे। तो साहब फिर मजबूरी में मैंने साहब। तुमने उन दोनों का खून कर दिया, फिर बच्चे को वहां घर पे छोड़ा और घर पे रखे हुए 10 लाख रुपए उड़ा लिया। कहाँ है वो पैसे? अब मैंने तो बस नमक का हक अदा किया साहब। मेरे पास पैसे नहीं है साहब, मेरे पास नहीं है पैसे। धनीराम, अमीर जोड़ा तो मर गया, अब और किसका नमक खाया तुमने? हा? किससे दिए पैसे? क्यों किया आपने ये सब? देखिए, हमें सब कुछ पता चल चुका है। चुप रहने से कोई फायदा नहीं। हम समझ सकते हैं कि इस उम्र में जिंदगी से जूझना मुश्किल हो जाता है, लेकिन गुनाह तो गुनाह है ना। आपकी उम्र आराम से जिंदगी गुजारने की है, मगर आपने जो गुनाह किया है उसकी सजा तो आपको भुगतनी ही पड़ेगी। अफसोस गुनाह करने से पहले करना चाहिए था। अब चुप रहने से आपके गुनाह मिट नहीं सकते। आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। देखिए, हमें जोर जबरदस्ती करने पर मजबूर मत कीजिए। हम सिर्फ आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, वरना मुजरिमों से निपटना हमें खूब आता है। श्रेया, सावित्री जी, सावित्री जी, ये तो मर चुकी है। हाँ? यहाँ पे कुछ है। ये देखिए सर, सावित्री जी के हाथ का लिखा लेटर। मैं मुजरिम हूं, ये सब मैंने किया है,
एक्सीडेंट में मेरे बेटे और बहू की मौत के बाद मेरा सब कुछ खत्म हो गया। बेटे के लेनदार मेरे पीछे पड़ गए और सब कुछ नीलाम करने के बाद भी मैं उनके कर्जे नहीं चुका सकती थी। इसलिए मैंने धनीराम को भावेश के घर में भेजा कि वो अपनी बहन का बेटा वापस ले ले और जो 20 लाख रुपए मैंने दिए थे वो मुझे लौटा दे। लेकिन भावेश ने मना कर दिया और गुस्से में धनीराम ने उनका खून कर दिया। ये सब मैंने वारिस के चक्कर में किया था। अपनी पोती को दे के बेटा चाहती थी मैं। ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। बेटी हो या बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों भगवान की देन है। मैं ऐसी शर्मनाक जिंदगी नहीं जी सकती, इसलिए मैं खुदकुशी कर रही हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना सावित्री। बहुत बुरा हुआ इनके साथ में सर। दुनिया में बहुत लोगों के साथ बुरा होता है विक्रम, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि लोग गुनाह के रास्ते पे चल निकले। और आत्महत्या ये तो सबसे बड़ा गुनाह है। आप लोग प्लीज थोड़ी देर यहीं रुकिएगा। हेलो बोलो, हेलो, ये लो, हेलो, हेलो, हेलो। दया, क्या वो एनजीओ वाले आ गए हैं बच्ची को? सर मेरी एक रिक्वेस्ट थी सर। वो मैं जानता हूँ तुम बच्ची को खुद छोड़ने जाना चाहते हो ना, तो हम भी चलेंगे छोड़ने के लिए उसको। नहीं अभिजीत, वो बात नहीं है। सर मुझे दया, जरा सोचो, बच्ची को हम भी रखना चाहते हैं, रोज हर रोज उसके साथ खेलना चाहते हैं, देखेंगे हम उसको, लेकिन हम उसकी अच्छी तरह से परवरिश नहीं कर पाएंगे। ये बच्ची एनजीओ में जाएगी तो बाकी बच्चों के साथ बड़ी होगी, सीखेगी, है ना? इसके फ्यूचर का भी हमें सोचना चाहिए। सर आप चिंता मत कीजिए, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम बच्चों का पूरा ख्याल रखेंगे। अब आप इन्हें हमें सौंप दीजिए। जी। दया, पुष्पा, संगीता, बच्चों को ले आओ। सर हम ऋषि की भी पूरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। उसकी हर सुविधा का हम ख्याल रखेंगे। पता है मुझे, लेकिन देखिए ऋषि के इलाज के सारा खर्चा सीआईडी उठाएगी। ओके जी, थैंक यू। थैंक यू। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे। क्या पिक्चर थी यार, पैसे पूरे वसूल हो गए। मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई यार, एकदम बकवास मूवी थी। ठीक कह रहा है ये, हीरो हीरोइन तो पूरे फ्लॉप थे। तुम लड़कियों का ना स्टोरी पे तो ध्यान रहता नहीं है, सिर्फ हीरो हीरोइन देखने आते हो। मुझे तो नहीं अच्छी लगी।
क्या हुआ? काफी लेट हो गया, मम्मी को क्या जवाब दूंगी? अरे तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, मैं तुझे घर ड्रॉप कर दूंगा। ओके। तो गोली में चला दो, एक गोली में चला दो। अरे गोली चलने की आवाज कहां से आई? जल्दी चलो। हे, हे, कौन है वहाँ? गोली किसने चलाई? अरे वो देखो, पकड़ो उसे, कौन है? पकड़ो उसे, पकड़ो। यही है वो धनराज पैलेस। जितना बड़ा बंगला उतना छोटा दिल धनराज का। आज इसे सबक सिखा कर रहेंगे। चलो कम। सर, यस सर, हाँ हम लोग पहुंच गए। काम पूरा करके ही वापस आएंगे। ओके सर। ये दरवाजा नहीं खोल रहा है, लगता है हम लोग को देख के भाग गए। तोड़ दो दरवाजा। ये तो चोर अलार्म है। अरे ये लाश! लगता है कोई और जुर्म करके भाग गया। अरे क्या हुआ? ये अलार्म की आवाज यहाँ से क्यों आई? कुछ तो हुआ इधर। कहाँ से आई ये आवाज? देखो कहाँ से आवाज आई। अरे देखो, अरे याद हो गया। अरे किसने किया ये? पकड़ो इसे, ये भागने न पाए। तुमने उतरो, पकड़ो इसको। अभी मैं सीआईडी को फोन करता हूँ। हेलो, हटिए, हटिए प्लीज। यहाँ एक चोर की मौत हुई है। सर, मैंने तो फोन किया था आपको सर। ऑफिस के लिए घर से निकल ही रहा था तो मैंने सुना कि यहाँ पर बगलर अलार्म बज रहा है। आप सब धनराज जी के पड़ोसी हैं? जी सर, हम जब धनराज जी के घर के अंदर आए तो देखा 2 सूट और टाई पहने हुए लोग और उनके साथ और 2 लोग घर के अंदर मौजूद थे। हमें देखकर उन्होंने हवा में गोलियां चलाई और फिर अपनी कार में बैठकर निकल गए। सूट टाई पहने हुए गुंडे। आपने गाड़ी का नंबर नोट किया? जी हाँ। गुड। मयूर, नंबर नोट कर लो। जी बताइए, क्या नंबर था? XYZ 2193। सर वो देखिए, 1, 2 और ये 3, तीनों फ्रेम्स खाली है। लगता है चोरी यहीं से हुई है। तो मास्क निकाल। अच्छा ये बताइए, इस घर में मिस्टर धनराज के अलावा और कौन कौन रहता है? अरे ये तो धनराज जी हैं। लेकिन इन्होंने चोरों वाले कपड़े क्यों पहन रखे हैं? धनराज जी अपने ही घर में चोरी कर रहे हैं और उनकी मौत भी हो गई। तो लगता है इन्होंने मरने से पहले गोली चलाई है। सचिन, निखिल, श्रेया, तो देखो घर में इनके परिवार वाले हैं क्या? शरीर पे कहीं भी जख्म का कोई निशान नहीं है, तो फिर इनकी मौत कैसे हुई? 10:30।
नवीन, कैसे भी करके इस मुश्किल घड़ी से जूझना होगा। ये अभी तक यहीं पड़ी है, माँ ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके नीचे छुपा देता। आप सब लोग जा सकते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो फिर से बुला लेंगे। सर, हाँ कविन। सर ये देखिए, सामने वाली दीवार से ये गोली मिली है। सर देखने से लगता है ये वही गोली है जो धनराज जी की गन से चली है। इसका मतलब है धनराज जी की मौत से पहले यहाँ कमरे में कोई और भी था जिसपे शायद इन्होंने गोली चलाई। शायद वही सूट बूट वाले गुंडे हों जो पड़ोसी बता रहे थे। तो वो लोग थे या कोई और, ये तो तब पता चलेगा जब डॉक्टर सालुंग के इनके मरने का एग्जैक्ट टाइम बताएंगे। एक काम करो, एविडेंस बैग में डालो सर। मार्क पे मिट्टी लगी है। मयूर सर, तो देखना धनराज जी के जूते पे कीचड़ या मिट्टी लगा है क्या? नहीं सर, जूते एकदम साफ है। इसका मतलब है ये मिट्टी इस आदमी के जूते से आए हैं जिन पे इन्होंने गोली चलाई। सर ये मीशा है, धनराज जी की भतीजी। ये अभी तक अपने कमरे में ही सो रही थी। तो सर ये धनराज जी की बेटी और दामाद है, ये भी अपने कमरे में सोए हुए थे। सर ये लोग धनराज जी के दोस्त थे, ये लोग भी सो रहे थे और मुश्किल में उठे सर, मैं संभाल के। सर बड़ी अजीब सी बात, इस घर में ऐसा हादसा हो जाता है और सब सो रहे थे। नहीं कविन, लगता है इन्हें कोई नशीली दवाई दी गई है। होश में आओ, होश में आइए आप लोग, होश में आइए आप। धनराज जी की मौत हो चुकी है। ये कैसे हो सकता है? थोड़ा पीछे प्लीज। पापा आगे खोलिए। अरे पेंटिंग्स कहाँ गए? हाँ सर, महंगी वाली पेंटिंग्स थी। तो क्या ये पेंटिंग्स की वजह से तो धनराज की जान नहीं गई ना? वो ये अंकल ने चोरों वाले कपड़े क्यों पहने हुए हैं? हो सकता है धनराज जी अपने ही घर में चोरी या फिर ये आप क्या कह रहे हैं? वो ऐसा क्यों करेंगे? अब इसका जवाब उनकी मौत से जुड़ा है। हेलो दयाल, मैं नवीन बोल रहा हूँ। अरे नवीन, क्या हुआ? काफी परेशान लग रहा है तू। मैं बहुत दर्द में हूँ, मुझे कोई दवाई का नाम बता। बिना चेक करे कैसे बताऊं? तू सेवली आंटी से कह दे, वो तेरे को लेकर हॉस्पिटल जाएगी। मैं कहीं नहीं जा सकता, तू मुझे दवाई का नाम बता। अच्छा ठीक है, जिमटिम PX9 30 mg ले लेना। नवीन, कब तक सोते रहोगे बेटे? मैं दयाल तुझे बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? नवीन, हाँ माँ। हाँ माँ। बेटा तुम्हारा चेहरा इतना पीला कैसे पड़ गया है? तबीयत तो ठीक है ना? रात को मैं देर से सोया था तो नींद पूरी नहीं हो पाई। आप मेरे लिए दवाई मंगा देंगी? हाँ मैं दवाई ला दूंगी। मैं तो बाजार जा ही रही थी सामान लेने के लिए, लेकिन तुम डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा लेते? नहीं माँ, ये विटामिन की गोली है, दयाल ने बोली थी खाने के लिए। मैं ठीक हूँ। दवा का नाम क्या है? जिमटिम PX9 30 mg। अच्छा ठीक है, मैं लेती आऊंगी। ठीक है बेटा? ठीक। तो आप लोग इतनी गहरी नींद में सोए हुए थे कि किसी को भी गोली चलने की आवाज सुनाई नहीं दी।
और ना ही इस बर्गलर अलार्म की आवाज सुनाई थी। आपको किसी को पता नहीं चला कब ये पेंटिंग चोरी हो गई और कब धनराज जी की मौत हो गई? हाँ, वाकई सर, हम लोगों को बिल्कुल पता नहीं चला। हम लोग जब रात को डिनर करके लौटे, पता ही नहीं चला कि कब कैसे आंख लग गई। डिनर? कौन सा डिनर? कल रात अंकल ने डिनर का प्लान बना लिया बिना हमें बताए, डिलाइट रेस्टोरेंट में। तो पूरा परिवार गया था डिनर पे? हाँ सर। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में धनराज जी कुछ परेशान लग रहे थे किसी बात को लेके? जी सर, जब से वो घर में पेंटिंग्स लगी थी तब से जैसे मानो उनका जीना ही दुश्वार हो गया था। क्या मतलब? शुरू से बताइए, खुल के बताइए प्लीज। 33 करोड़? तुमने पेंटिंग्स 33 करोड़ में खरीदी? इसे क्या तुम दीवारों पे सजाओगे? मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो इतनी महंगी पेंटिंग को दीवार पे सजाऊंगा? मैं इसका कुछ और ही करूंगा। क्या करोगे? तुमसे मतलब? वक्त आने पे सब कुछ पता चल जाएगा। पापा, आपको कोई धमकी दे रहा है पेंटिंग को लेकर? इतनी महंगी पेंटिंग्स चोरी हो गई तो? और आप पुलिस के पास क्यों नहीं जाते? बस, इस घर में दिमाग सिर्फ तुम लोगों के पास ही नहीं है। मुझे कब क्या करना चाहिए ये मुझे किसी से जानने की कोई जरूरत नहीं है। ये आप क्या कर रहे हैं? अरे इतनी महंगी पेंटिंग्स तूने फ्रेम कर डाली? उस दिन तो कह रहा था कि ये दीवार पर टांगने के लिए नहीं है। अरे 33 करोड़ की है, सोच ले। यार ये मेरी पेंटिंग है, मैं इसे जहां चाहूं वहां टांगूंगा। सर, ये केस तो काफी पेचीदा होता जा रहा है। धनराज ने पहले पेंटिंग खरीदी और बाद में उसी पेंटिंग को चुराने की कोशिश की, और पेंटिंग चुरा ले गया कोई और, जिसपे शायद धनराज ने गोली भी चलाई थी। और सर, वो सूट बूट वाले गुंडे वो यहाँ क्यों आए थे? उनका मकसद क्या था? इस केस में जवाब कम है, सवाल बहुत ज्यादा। मगर मुझे लगता है कि ये पेंटिंग्स ही कारण है धनराज जी की मौत का। सर। हाँ? सर, ये देखिए, ये सुई मिली है इनके शरीर से। सर, ये खून सुई से हुआ है? ये खून सुई से हुआ है या किसी और चीज से, ये तो डॉक्टर सालुंके ही बताएंगे। दिखने में चाहे तुम बहुत छोटे से हो, लेकिन हो बहुत घातक। धनराज की जान तुमने कैसे ली है तुम बताओ चाहे मत बताओ, लेकिन मैं पता लगा कर गिराऊंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। सर, ये डॉक्टर साहब अपने आप से बातें कर रहे हैं? सुई से बात कर रहे हैं। अरे आ गई क्या? सीआईडी की बारात आ गई? हाँ, सबूतों के फूल माला तैयार है। भाई साहब, सबूतों की माला से आपका मतलब अगर इस गोली से है तो माफ करना, सीआईडी की पूरी टीम को मायूस होकर के जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गोली इतनी बुरी तरह से पिचक गई है कि इससे बात करना बड़ा मुश्किल है। अरे गोली को छोड़िए सर, उस मिट्टी के बारे में बता दीजिए जो हमें डोरमैट में मिली थी। वो मिट्टी के बारे में डॉक्टर तारिका जी बताएंगे। जो काम करेगा वही बताएगा ना? मतलब? नहीं, मतलब मिट्टी के बारे में यही पता लगा रही थी ना, तो यही बताएंगे। जी, इस डोरमैट पे जो मिट्टी लगी हुई है वो धनराज जी के गार्डन में जो मिट्टी है उससे अलग है। अरे वाह डॉक्टर तारिका, ये कैसे पता चला आपको? वो ऐसे फ्रेडी सर कि गार्डन में ये जो मिट्टी मिली है इसमें हमें कीड़े मारने की दवाई मिली है, और डोरमैट में से जो मिट्टी मिली है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब साफ है बॉस, डोरमैट वाली मिट्टी कहीं और से आई है, बाहर से, शायद किसी के जूतों से। मतलब अभिजीत, ये उस आदमी के जूतों पर से आई है मिट्टी जिस पर धनराज ने गोली चलाई थी। चोर नंबर 2। धनराज की गोली तो चोर नंबर 2 को नहीं लगी, लेकिन चोर नंबर 2 की पिन जरूर धनराज जी की जान ले गई। कैसे? ये देखो, इस पिन को मैंने इस पानी में उबाला तो इस पानी का रंग हल्का नीला हो गया। इसका मतलब साफ है उस पिन पर जहर लगा हुआ था। कमाल है डॉक्टर साहब, आपने तो बारातियों को अच्छा शगुन दे दिया। खुश हुए ना? सालुंके, ये सुई कब लगी थी, कितने बजे? बस रात के करीब 10 से 12 बजे के बीच में।
सर वो इशिता सस्पेंड हो गई थी सर, तो उसका ज्वाइनिंग लेटर बन गया। ठीक है, कल से बुला लो उसे और उससे कहना कि आइंदा ऐसी लापरवाही नहीं चलेगी। आई एम सॉरी, हमारे एक ऑफिसर के रहते हुए ये हादसा हो गया। तुमने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं की इशिता, तुम्हें सस्पेंड किया जाता है। हाँ सर, मैंने बात की है उससे, वो कह रही थी ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। देख पंकज, मैं तेरा सीनियर हूँ, इसीलिए मेरी बात में तेरी बात से ज्यादा दम है, समझे? नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं। अरे नहीं कैसे? क्या है? ब्यूरो है ये, क्या चल रहा है? नहीं, वो कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। मैं तो सिर्फ पंकज को धनराज वाले केस की बारीकियां समझा रहा था, मगर इसके दिमाग में घुस ही नहीं रहा है। अच्छा, तो हमें बता दो क्या बारीकियां हैं। हाँ सर, बताइए, अभी बताइए। अरे तू सुनेगा तब ना। सर, मुझे तो ये पूरा केस टेढ़ा लग रहा है। अगर पेंटिंग धनराज के घर पे थी तो उसे चोरी करवा के उन्हें क्या फायदा होगा? और ये गैर कानूनी पेंटिंग को कौन से इंश्योरेंस के पैसे मिलने वाले थे? और फिर उस चोर का उसी वक्त धनराज के घर में घुसना, जब धनराज अपनी पेंटिंग चुरा रहा था। कुछ जम नहीं रहा है अभिजीत, बड़ी गहरी प्लानिंग की है ये घर में घुसना और फिर सुई से खून करना। और सर, सुबह गुंडों का घर में घुसना, इन सब के बीच में कोई ना कोई संबंध है सर। संबंध है अभिजीत, संबंध है। ये कोई संयोग की बात नहीं कि जिस वक्त ये आंधी तूफान मच रहा था तब घर के सारे लोग गहरी नींद में सो रहे थे, जैसे कि एक एक को लेकर सबको नींद की दवाई खिलाई थी। सर, धनराज की भतीजी मिशा बता रही थी कि धनराज कल रात अपने परिवार वालों को एक सरप्राइज डिनर पे ले गए थे रेस्टोरेंट में। कल रात अंकल ने डिनर का प्लान बना लिया बिना हमें बताए, डिलाइट रेस्टोरेंट में। अभिजीत, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो कुछ भी हुआ है उसका उस होटल से संबंध हो जहां पर ये सारे गए थे खाना खाने? देखो, ग्राहक हमारे लिए भगवान समान है और उन्हीं की वजह से हमारा घर चलता है। चाहे उनका मूड अच्छा हो या बुरा, हमें सबका ख्याल रखना है। मुस्कुरा के सबको अच्छे से खाना परोसना है। किसी भी ग्राहक से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। समझ गए तुम लोग? जी मैनेजर साहब, समझ गया। हम सीआईडी वालों को भी कुछ समझा दीजिए। सीआईडी? नमस्ते सर, हमारे तो भाग ही खुल गए सर कि आपने हमारा रेस्टोरेंट चुना है खाना खाने के लिए। काश हम लोग यहाँ खाना खाने आते, तहकीकात करने नहीं। देखिए, हम यहाँ खाना खाने नहीं, कुछ सवाल पूछने आए हैं। कैसा सवाल सर? क्या कल रात मिस्टर धनराज अपने परिवार के साथ यहाँ खाना खाने आए थे? मिस्टर धनराज वो मशहूर बिजनेसमैन जो पिटोराइल में रहते हैं। क्या बात है? अपने कस्टमर के एड्रेस तक याद है आपको? तो सर, सबके तो याद नहीं रहते, लेकिन मिस्टर धनराज हमारे खास मेहमान हैं। वो अक्सर यहाँ आते रहते हैं, इसलिए। तो क्या कल रात वो अपने परिवार के साथ यहाँ आए थे? हाँ, आए तो थे, लेकिन आपको कैसे मालूम? क्योंकि उनके खाने में कुछ ऐसा मिला है जो नहीं होना चाहिए था। मैं कुछ समझा नहीं सर। नींद की दवा। उनके खाने में हमें नींद की दवा मिली है। किसने दिया था खाना उन्हें? सर, वो टेबल तो रघु ने साफ किया था। नहीं साहब, मैंने नहीं। जब मैं ट्रे लेकर जा रहा था तो मैनेजर साहब ने मेरे हाथ से ट्रे खींच लिया था। इन्होंने कहा था खास मेहमान है और ये खुद खाना लेकर जाएंगे। अपने काम को बहुत सीरियसली लेते हैं आप, हैं? मैनेजर होके खाना सर्व कर रहे थे। सर, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? जी हाँ, अब हम आप पर शक कर रहे हैं क्योंकि खाना आपने सर्व किया था, है ना? जी नहीं सर। तो फिर किसने किया? धनराज साहब खुद लेकर गए थे। क्या? सर, मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई रेस्टोरेंट में आकर भी खुद खाना लाने गया। ये बर्तन वगैरह उन्होंने ही साफ किए थे क्या? सर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने रघु के हाथ से ट्रे ली और उनके टेबल की ओर जा रहा था कि अचानक वॉशरूम से धनराज साहब आए और मेरे हाथ से खाने की ट्रे ले ली। कहा कि खाना वो लोग खुद परोस लेंगे। क्या इससे पहले भी कभी उन्होंने ये किया था? कभी नहीं सर। कल रात उनका बर्ताव बड़ा ही अजीब था। उन्होंने यहाँ खाना खाया भी नहीं, सिर्फ जूस पिया। अच्छा, सिर्फ जूस पिया सर, कुछ खाया नहीं, ताकि वो जागते रहे और सारा परिवार सो जाए। बिल्कुल अभिजीत, ये नींद की दवा और किसी ने नहीं मिलाई खाने में, धनराज ने ही मिलाई थी नींद की दवा।
गोली से छू के निकली थी, इतना खून निकला। खून? तेरे हाथ में खून लगा है बेटा? माँ मुझे गोली लग गई थी, लेकिन छू के निकल गई। गोली लगी थी? कहाँ लगी गोली? चल अस्पताल चल, अब भी अस्पताल चल। नहीं चल नहीं अस्पताल नहीं, नहीं माँ मैं नहीं जा सकता, आप दयाल को फोन करके बुला लो। हाँ मैं बुलाती हूँ दयाल को, तू बैठ यहाँ, बैठ भगवान। देखा सचिन, इन दोनों की स्टाइल देखी? सूट बूट वाले गुंडे। वाह सर हम गुंडे नहीं हैं सर। चुप! गुंडे नहीं हैं सर। 17 केसेस दर्ज है तुम्हारे खिलाफ पुलिस स्टेशन में, लोगों को डराने की धमकाने की केसेस हैं। और ये गन? सर ये गन डराने के लिए, मारने के लिए नहीं है सर। अच्छा, तो फिर गन भरी हुई क्यों थी? गोलियों के साथ क्या कंचे खेलते हो तुम लोग? पीयूष तूने हमें पकड़वाया? तेरे ऊपर हमने गन भी नहीं ताड़ी थी और तूने हमें पकड़वाया? सर यही दोनों थे जिन्होंने मामा जी के घर पे आके तोड़फोड़ की थी। अच्छा सर, इसका हम पे कॉन्फिडेंस तो देखिए, हमारे पीछे चुप रहा है। चलो, किसी को तो भरोसा हुआ हमारी वीरता और शौर्य पर। ठीक है पीयूष, तुम जा सकते हो। थैंक यू सर। अब भी कुछ कहना है अपनी सफाई में? हाँ सर हम गरीब इंसान है सर। हाँ सर। देखो हमें सब पता चल चुका है। तुम दोनों की गाड़ी कोल ट्रैवल्स के नाम पर रजिस्टर्ड थी और उन लोगों ने बताया कि तुम दोनों, राजेश और सुरेश, वहां ड्राइवर का काम करते हो। हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, ड्राइवर के काम के साथ साथ गुंडागर्दी का भी काम करते हो। क्यों? नहीं सर, प्लीज सर, हमें बार बार गुंडा मत बोलिए सर। हाँ सर, हम रिकवरी एजेंट है। जो लोग पैसा उधार लेके वापस नहीं देते, हम सिर्फ वही पैसा वसूलते हैं। रिकवरी एजेंट? धनराज के घर किस लिए गए थे तुम? ड्राइवरी करने के लिए या फिर उधार के पैसे वसूल करने के लिए? हाँ सर, उधार का पैसा वसूलने गया था। क्या? सर ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। धनराज एक बहुत ही अमीर आदमी था, उसे उधार लेने की क्या जरूरत पड़ेगी? सर वो कंगाल आदमी था सर। वो जो बाहर से नजर आता था वो बिल्कुल शोषा था, खोखला था सर। उसने 33 करोड़ उधार लिया था सर। क्या? कितने जीरो होते 33 करोड़ में, पता है पंकज? पता नहीं सर, मगर सुनने में बहुत भारी अमाउंट लग रहा है। अच्छा, तो वो पैसे वसूल करने गए थे तुम? हाँ सर, पर हमें वहां लाश मिली सर और हम डर के भाग गए वहां से सर। धनराज को इतनी पैसों की क्या जरूरत पड़ गई कि उसे बाहर से इतना उधार लेना पड़ा? और सर धनराज के परिवार वालों ने भी हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताया। ये भी तो हो सकता है ना श्रेया, कि धनराज के परिवार वाले इन सब बातों के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे। लेकिन एक बात तो पक्की है, इस बारे में इनका बॉस तो जरूर जानता होगा। कौन है तुम्हारा बॉस? कौन है? पिनाकी सर। पिनाकी? काम करो,
इस बिनाकी को, तुम्हारे बॉस को अभी के अभी फोन लगाओ और तुम उनसे वही कहोगे जो हम कहेंगे, समझे? जो बेटे ठल लो, कहाँ गायब हो गए तुम? धनराज ने पैसे दिया, फिर उसके टपकाने की तैयारी करूं मैं। हाँ, पैसे तो मिल गए, मगर मगर क्या? मगर बॉस, इतना सारा पैसा लाने में थोड़ा रिस्क है। क्या आप यहाँ आ सकते हैं क्या? ठीक है, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ धनराज के घर। बॉस, धनराज के घर पे नहीं, दूसरी जगह। ये आपको एड्रेस बता रहा है। 37 राइसा प्लाजा, रोगी मंचम, एसडी रोड। मैं आधे घंटे में पहुंचता हूँ वहाँ पर। बॉस, कौन सी गाड़ी से आप आ रहे हैं? पहल गाड़ी में आ रहा हूँ मैं। और कहीं के मैडॉक्स में आ रहा हूँ मैं। और हाँ, क्यों पूछ रहा है तू ये? अरे बॉस, ताकि हम आपको दूर से पहचान सके। हाँ ठीक है, रख फोन, मैं पहुंच रहा हूँ। अच्छा ये बताओ कि ये मैडॉक्स गाड़ी कौन से रंग की है? गोल्डन रंग की सर। गोल्डन रंग की मैडॉक्स गाड़ी रेडी। पंकज, इस बिनाकी के स्वागत की अच्छी तरह से तैयारी करो। एसीपी साहब ने तुझे बहुत ही सुनहरा मौका दिया है पंकज, कुछ कर दिखाने का। उन्होंने तुझे मेरे साथ भेजा है, फ्रेडी के साथ। मतलब सोच कितना कुछ सीख सकता है तू आज मेरी बहादुरी से। अरे वो सब ठीक है, मगर बिना की कौन सी गाड़ी में आने वाला मैं भूल गया। मैं ऊपर पूछ के आता हूँ। अबे उठ जा, मुझे मालूम है कौन सी गाड़ी है। ओ, अब नजरें सड़क पे रख और पैर यहीं पे, इसी जमीन पे, पलके झपकने ना पाए और कदम हिलने ना पाए। मगर सर, अगर आ गया तो? क्या आ गया तो रोक के रख, बिना की के गिरफ्तार होने तक, समझे? आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। अबे चल, अरे क्या करे सर, पकड़ लो उसे। अबे नहीं, जब तक मच्छी के मुंह में कांटा नहीं फंसता डोर को खींचना नहीं चाहिए। ठीक है सर, मैं मच्छी डोर और कांटा लेके आता हूं। क्या यार, कभी तो अक्लमंदी की बात किया कर। चुप। कहाँ गए दोनों? कहाँ रहेंगे दोनों? ये एड्रेस तो यहीं का है। कह रहे थे कि मुसीबत में है, और देखो दोनों लंगूरों का पता नहीं यहाँ पर। कहीं मेरे पैसे लेकर दोनों उड़ तो नहीं गए? क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, सीआईडी? अरे ये लोगों ने मुझे यहाँ कहाँ बुला लिया? अब आ ही गए हो तो अंदर से सीआईडी ब्यूरो भी देख लो। आप गन नीचे रखिए प्लीज। पहले ऊपर चल, ऊपर। अरे फिर गन अपने आप नीचे हो जाएगी। अरे लेकिन चल चल। बिना की बहुत पैसा है ना तुम्हारे पास, इसलिए पैसा बांटते फिरते हो, मगर सिर्फ उन लोगों को पैसा बांटते हो जिनकी ना हिम्मत है ना हैसियत पैसा लौटाने की। क्यों? और फिर उन लोगों को डराते हो। नहीं सर, मैं तो सिर्फ जरूरतमंद लोगों की ही मदद करता हूँ सर। और सर, जरूरतमंद लोगों की मदद करना तो अच्छी बात होती है ना सर। और हाँ, एक बात है, जब लोग ब्याज के साथ पैसे देते हैं ना सर, तो मेरा भी कुछ भला हो जाता है सर। और जब कोई पैसा नहीं लौटा सकता तब? तो ऐसे मुस्तैदों की मदद लेनी ही पड़ती है सर। और इसीलिए तुमने इन दोनों को भेजा था धनराज के घर पैसा वसूल करने के लिए। क्यों दिए थे इतने सारे पैसे धनराज को? नहीं सर, मैंने धनराज के घर किसी को नहीं भेजा सर। और सर, धनराज के घर चोरी हुई है ये तो आप जानते हैं ना सर। हाँ, कीमती और नायाब पेंटिंग्स चोरी हो गई थी। हाँ,
उस पेंटिंग्स की कीमत 35 करोड़ रुपए थी सर। 35 करोड़। धनराज ने किसी खुफिया नीलामी से खरीदा था उसे। लेकिन एक बात बताऊं सर, उस वक्त उन पेंटिंग्स को खरीदने के लिए धनराज के पास ढेला भी नहीं था सर। तो इसीलिए धनराज ने तुमसे ये 33 करोड़ उधार लिए? जी हाँ, 17 करोड़ मुझसे लिए थे सर, और बाकी के 16 करोड़ किसी और से। लेकिन सर, जब पैसे लौटाने की बारी आई ना, तो उसके पेट में अचानक दर्द होने लगा सर। फिर तो उस दूसरे आदमी के 16 करोड़ भी नहीं लौटाए होंगे धनराज ने। कहीं उसी आदमी ने तो धनराज का खून नहीं किया? जो भी है, अगर एक बार मेरे हाथ लग जाए वो, छोड़ूंगा नहीं उसे। मैं धनराज की जान लेकर उसे मुझे भी डुबो दिया सर, बर्बाद कर दिया मुझे। अगर तुमने धनराज को नहीं मारा तो किसने मारा होगा? कौन कर सकता है ये? बताओ जल्दी। पक्के से तो नहीं कहता सर, लेकिन हाँ, एक आदमी है सर, एक आदमी है जो आपके काम का हो सकता है। और वैसे भी अब मैं अकेला क्यों डूबूं? उसे भी साथ लेकर डूबूंगा मैं। जरूर डूब जाए, मगर डूबने से पहले हमें उस आदमी का नाम बताना जो हमारे काम का है। क्या नाम है उसका? नवीन नाम है उसका सर। घबरा मत बेटा, सब ठीक हो जाएगा, दयाल आता ही होगा। तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुझे गोली लगी है? मैं आपको बता नहीं पाया। अब मैं क्या करूं? अब क्या होगा? अस्पताल फोन करती हूँ। मैं बेमौत मारा जाऊंगा। दयाल के अलावा किसी को कुछ पता नहीं। लगता है दयाल आ गया। अच्छा किया दयाल तुम आ गए। नवीन ने देखो क्या हालत बना रखी है अपनी। नवीन, अरे तुझे गोली लगी है? गोली लगी नहीं, गोली छू के निकली। सुन, मैं बच तो जाऊंगा ना? हाँ हाँ, ज्यादा खून नहीं निकला है, तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये देखिए सर, यही है वो नवीन। मीनाक्षी, तुम यहाँ? ये सब लोग कौन है? सीआईडी। सीआईडी? क्या हुआ है? मेरे बेटे को गोली लगी है सर। ये गोली कैसे लगी तुम्हें? सर प्लीज, अभी ये सवाल पूछने का वक्त नहीं है। अभी से हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा एम्बुलेंस में। सर मैं एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। मतलब धनराज ने आपको मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। क्या आप लोग मुझे इस हालत में गिरफ्तार करेंगे? इस हालत में जरा देखे तो सही। हालत इतनी बुरी नहीं है तुम्हारी, समझे? गोली छू कर निकली है, और फिर धनराज की मौत हो चुकी है। वो नकाबपोश चोर कोई और नहीं, धनराज था। बड़ी जल्दी समझ में आ गया आपको सब कुछ। अब ये बताओ कि तुमने धनराज का खून क्यों किया, वो भी उस जहरीली सुई से। जहरीली सुई? कौन सी जहरीली सुई? मैंने धनराज को नहीं मारा। चुपचाप बताओ, वो पेंटिंग्स कहाँ है जो तुमने चुराई धनराज के घर से? कहाँ है वो उस कमरे पर बेड के नीचे। फ्रेडी। सर, ये नवीन ही था जिसे उन पेंटिंग्स की धनराज से भी ज्यादा जरूरत थी। वो 33 करोड़ रुपए जो लौटाने थे माफिया वालों को। देखिए, मैंने धनराज को नहीं मारा, वो सब लोग मेरे पीछे पड़े थे। सर, अब आप लोगों का काम हो गया, मैं जाऊं प्लीज? चुपचाप यहीं खड़े रहिए। क्या आपको लगता है कि मैंने धनराज को मारा? तुमने नहीं मारा धनराज को, हैं? तो फिर किसने मारा? क्या आपको लगता है कि मैंने धनराज को मारा? तुमने नहीं मारा धनराज को, हैं? तो फिर किसने मारा? तुम ही गए थे ना उधर।
जब मैं वहां पे गया तो अरे खुद चोरी करने आया है और मुझसे पूछता है कि मैं कौन हूं? भागता किधर है? रुक 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 जा। अरे और जब मैं धनराज के घर से पेंटिंग लेके भागा तो उसके घर के बाहर एक कार खड़ी थी और वो मेरे पीछे लग गई और मैं बचते बचाते मॉल में घुस गया। आगे खोलो बेटा, मेरे आगे खोलो मेरे बच्चे। इतनी सुबह सुबह अलार्म लगाने की क्या जरूरत थी? मैंने नहीं लगाया अंकल। अरे ये पेंटिंग्स कहां से आ गई वापस? तो सीआईडी को बता दे क्या? नहीं, क्या जरूरत है? पेंटिंग्स तो वापस आ गई ना। ईशान, मुझे लगता है हमें सीआईडी को बता देना चाहिए, वरना हम लोग बेवजह फंस जाएंगे। सर एक बात समझ में नहीं आ रही, हमने वो पेंटिंग वापस घर में क्यों लगाई? क्योंकि मुजरिम घर का ही कोई आदमी है और उस पेंटिंग को घर में वापस लगा दे वो कोई ना कोई हरकत जरूर ऐसे करेगा जिससे उसके सारे पत्ते खुल जाएंगे। सर, सारे परिवार वालों के फोन टैप करने को कह दिया। अब मुजरिम हमसे बच नहीं पाएगा। गुड। श्रेया, निखिल, ये दोनों तो आपस में काफी खुसर फुसर कर रहे हैं। अभी तक धनराज के पैसों पे ऐश कर रहे थे, अब देखना पड़ेगा उनकी मौत के बाद इनके आगे का प्लान क्या है। सचिन, मयूर, चलो मिस्टर ईशान, आपके साथ थोड़ा सैर सपाटा कर लेते हैं। खोलो मुझे, जाने दो। सही किया मैंने तुम्हें यहाँ पर बांध के, मुझे तुम पर मॉल की रात से ही शक था। जीजो, मैंने आपसे माफी मांग तो ली है। मैं नहीं मार पाई नवीन को, लेकिन मैंने आपको कोई धोखा नहीं दिया। मुझे सच में नहीं पता कि पेंटिंग्स कहाँ है। बस बंद करो ये ड्रामा और ये बताओ घर पर पेंटिंग्स किसने लगाई थी और कौन है तुम्हारा साथी? सीआईडी। सीआईडी ने लगाई है वो पेंटिंग, कोई एतराज है? सीआईडी, देखो देखो पकड़े गए ना तुम्हारी वजह से, और तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो? करो कुछ। कहां भाग रहा? अपने चेहरे पे मेरा ऑटोग्राफ नहीं लेगा? हाँ? ससुर जी ने मुझसे 20 करोड़ रुपए उधार लिए थे, जिसमें से 16 करोड़ पेंटिंग्स के लिए, और ससुर जी की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो मेरे पैसे लौटा सके। भाई शान, और फिर तुमने उन्हें मार दिया।
एक बार भी नहीं सोचा कि जिनकी तुम जान ले रहे हो वो तुम्हारी बीवी के पापा है। और तुम ईशा, तुम तो मेरी बहन हो ना, तुम कैसे ईशान का साथ दे सकती हो? दी, अंकल ने तो मुझे कभी प्यार ही नहीं किया, हमेशा मुझे सिर्फ एक बोझ समझा। तो ईशान ने तुम्हें अपने प्लान में शामिल कर दिया, पेंटिंग्स बेचकर 33 करोड़ रुपए पाने का। हा? तो क्या गलत किया? ससुर जी के पास पैसे तो थे नहीं, सारी शान और शौकत मेरे दम पर थी। मुझे मौका मिला, मैं पीछे नहीं हटा। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है धनराज जी। वो 33 करोड़ की पेंटिंग बेचने के लिए नहीं थी, अब वो चोरी का माल हो गई। क्या बकवास कर रहे हो तुम? फंसा दिया ना मुझे। अब मैं उन्हें बेचूंगा कैसे? वो तो पता नहीं, लेकिन गवर्नमेंट एजेंसीज ने उसकी तलाश शुरू कर दी है। वो कभी भी आप तक पहुंच सकती है। तुम देखना, मैं उन पेंटिंग्स को बेचूंगा भी और मुनाफा भी कमाऊंगा और खुद को बेगुनाह भी साबित कर दूंगा। लोहा गर्म था और मैंने हथौड़ा मार दिया। मगर तुम दोनों के खाने में तो धनराज जी ने बेहोशी की दवा मिलाई, तो फिर तुम लोगों को असर कैसे नहीं हुआ? जैसे हमें पता चला कि अंकल ने खाने में दवाई मिलाई है, हम लोगों ने मौका पाते वॉशरूम में जाके उल्टी कर दी। मगर नवीन बीच में आ गया और तुम्हारा प्लान चौपट हो गया। हाँ, अगर नवीन बीच में नहीं आता तो जैसे ही ससुर जी सारी पेंटिंग्स लेकर घर से बाहर निकलते, मीशा उन्हें गाड़ी से उड़ा देती, लेकिन सारी पेंटिंग्स नवीन के हाथ में लग गई। मगर धनराज को मारने की क्या जरूरत थी? तुम्हें तो सिर्फ पेंटिंग्स ही चाहिए थी ना? क्योंकि मुझे लगा अगर पेंटिंग्स मेरे हाथ से निकल गई तो कम से कम घर और जायदाद तो मुझे मिल जाएंगे। गलती हो गई, हमें माफ कर दो, दोबारा ऐसा नहीं होगा। पैसों की लालच में तुम दोनों ने अपने ही परिवार के एक को मारा है, अपने ही परिवार के। अगर फांसी से बढ़कर कोई सजा होती ना तो वो तुम्हें मिलती। काश। मैं तो ले जाओ इन दोनों को। चलिए चलिए मैम। सर, ये इशिता हिचकिचा रही है आपसे मिलने में। क्यों हिचकिचा रही हो? सॉरी सर, पूरे सस्पेंशन पीरियड में मैं सिर्फ यही सोचती रही कि जब मैं वापस ड्यूटी पे आऊंगी तो आपसे नजरें कैसे मिलाऊं। अपनी गलती का एहसास हुआ तुम्हें? गलती नहीं सर, एक बोझ है ये मेरे ज़मीर पर जो हमेशा रहेगा, शायद मेरी आखिरी सांस तक। सर, तुम्हारी तो अभी अभी शुरुआत है। सीआईडी के रास्ते पर आगे चलकर तुम्हें कितने तरह के कांटों पर से गुजरना पड़ेगा पता नहीं है तुम्हें, लेकिन एक बात जरूरी है कि हर सीआईडी ऑफिसर को अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और दोबारा गलती कभी दोहरानी नहीं चाहिए। समझी? काम पे लग जाओ।